वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आईना समाज सेवा हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस देख लेते। आज हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप। उसके पहले एक वर्ड आता है वर्ड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन में ये वर्ड इक्वेशन वो क्या होता है वो देख लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है, क्या क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ड इक्वेशन क्या होता है। जब किसी केमिकल इक्वेशन को वर्ड के फॉर्म में हम दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, मान लो यहाँ पे सोडियम प्लस क्लोरीन है ना। अगर इनको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ये इक्वेशन हो गई। फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, सोडियम प्लस क्लोरीन ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, लेकिन ये क्या है, वर्ड इक्वेशन। मतलब वर्ड के फॉर्म में उन केमिकल सब्सटेंस के नाम भी बताना है। ओके, तो उसको हम बोल सकते हैं वर्ड इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन दे रखी यहाँ पे। अ वर्ड इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन expressed in words rather than chemical formulas. It helps identify the reactants and products in a chemical reaction. मतलब इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या क्या है। ओके, ये आता है हम आपका फॉर्मूला। उन केमिकल रिएक्टेंट्स को किस फॉर्मूला से डिनोट करते हैं ये हम देख लेंगे, आगे देख लेंगे। ओके, इसके बाद आता है आपका हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। अगर केमिकल इक्वेशन को, जैसे वर्ड इक्वेशन है, ठीक है, वर्ड इक्वेशन को तो सिंपली लिख सकते हैं उनके नाम से, लेकिन केमिकल इक्वेशन को अगर आपको लिखना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि हम जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन इसको लिखना कैसे है वो मैं बताता हूं। जो H2SO4 हमने लिया था वो डाइल्यूटेड लेते हैं। डाइल्यूटेड मींस उसकी स्ट्रेंथ को, H2SO4 की जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ रहती है उसको कम करके, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं डाइल्यूटेड। इसके लिए एक वर्ड आता है डाइल्यूटेड, DIL। ओके, ये उस फॉर्मूला के नीचे लिखना है या उस एलिमेंट या उस कंपाउंड के नीचे लिखना है जिससे कि आप रिएक्शन करवा रहे हो। ठीक है, उसके बाद H2SO4 में क्या मिला रहे हैं हम, जिंक। जिंक के हम ग्रेन्यूल्स मिला रहे हैं। ग्रेन्यूल मीन्स सॉलिड। अगर कोई एलिमेंट या कंपाउंड सॉलिड है या रिएक्टेंट सॉलिड है तो उसको स्मॉल s से डिनोट करते हैं। अगर लिक्विड है तो स्मॉल l से, और गैस है तो G से। ये हम उस फॉर्मूला में लिखते हैं। ठीक है, जिंक सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्मॉल g लिखते हैं। लेकिन जब कोई गैस रिलीज हो रही है, रिएक्टेंट साइड नहीं, प्रोडक्ट साइड, अगर कोई गैस रिलीज हो रही है तो उसके लिए हम एक अपवर्ड में एरो बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। ओके, यहाँ पे आता है कि इफ प्रिसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड, अगर उस केमिकल रिएक्शन में प्रिसिपिटेट, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, अगर कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है तो यहाँ पे ऐसा एरो आएगा, और अगर प्रिसिपिटेशन मिल रहा है तो ऐसा एरो। प्रिसिपिटेट मतलब मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था प्रिसिपिटेट क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, उसको बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद आता है हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। ठीक है, आज हम सारे टाइप्स इसके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, किसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में या तो दो एलिमेंट या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, या फिर दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू एलिमेंट्स और वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड, और टू कंपाउंड्स कंबाइन टू गिव वन सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, वन सिंगल प्रोडक्ट मिलता है हमको, या तो दो एलिमेंट। एलिमेंट कैसे, अगर सिंगल है, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस आपको पता है। अगर दो एलिमेंट से मिलकर बनाए तो क्या होगा, मिक्स हो गया, कंपाउंड हो गया। और यहाँ पे सिंगल सिर्फ ऑक्सीजन ही है तो वो एलिमेंट हो गया। हाइड्रोजन एलिमेंट है, क्लोरीन एलिमेंट है, तो क्या बन गया, कंपाउंड। दो एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं तो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। एक कंपाउंड और एक एलिमेंट, ये मिलकर भी क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये भी एक कंपाउंड बना रहे हैं, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। या फिर एक अमोनिया ले लिया हमने
और एक क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी कंपाउंड है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग एलिमेंट है, कंपाउंड मिलकर बना है। ठीक है, तो इनसे मिलकर क्या बना है, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हम डिफाइन क्या करना है कि या तो दो एलिमेंट, या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, या फिर दो कंपाउंड मिलकर अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे, कंपाउंड ही बनेगा उनसे, अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे तो उस रिएक्शन को, उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन के कुछ टाइप होते हैं, 2-3 टाइप होते हैं यहाँ पे देखने वाले हम। ठीक है, उसके पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन होती क्या है। इसमें क्या होता है, कोई सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोज होकर दो प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, कैसे, अ सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोजेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। उस रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, इसकी डेफिनेशन ये है, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, अ सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोजेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स। दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं। पहला है डीकंपोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर हीट। अगर किसी डीकंपोजिशन रिएक्शन में हीट की जरूरत पड़ रही है तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, थर्मोलाइसिस। उस प्रोसेस को बोलेंगे थर्मोलाइसिस, या फिर उस रिएक्शन को बोलेंगे हम थर्मोलाइटिक डीकंपोजिशन। थर्मोलाइटिक मतलब थर्मल एनर्जी हमको वहां पे चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल है उसका कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हमको ब्रेक करना रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड कराते हैं, है ना, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट, टूट जाता है, मतलब डीकंपोज हो जाता है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन क्या है, थर्मल डीकंपोजिशन या थर्मोलाइसिस भी बोलते हैं उसको, जिसमें कि एक सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, डीकंपोज हो जाता है। उसके बाद क्या आता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर्स लाइट। अगर किसी डीकंपोजिशन रिएक्शन में लाइट की जरूरत, सनलाइट की जरूरत पड़ रही है, तो उस डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम बोलेंगे फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन या फिर फोटोलाइसिस। ठीक है, इसको थर्मोलाइसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि थर्मल एनर्जी की जरूरत पड़ती थी, है ना, हीट की जरूरत पड़ती थी। यहाँ पे फोटोलाइसिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फोटो मीन्स सनलाइट की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, या फिर लाइट से हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड ये सॉलिड स्टेट में रहता है ना, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं हम, तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब डीकंपोज हो जाता है, टूट जाता है ना। उसके बाद आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी। मतलब किसी डीकंपोजिशन रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है तो उस डीकंपोजिशन रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। जब हम वाटर को ब्रेक करते हैं, पानी को ब्रेक करते हैं, है ना, ये बहुत, जब हम पानी को ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है ना, ये डीकंपोज हो जाता है। ओके, ये प्रोसेस पॉसिबल है, पानी को ब्रेक कर सकते हैं हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गया हमारा, 3 टाइप हो गए इसके 3 टाइप हो गए इसके, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस। ओके, उसके बाद हम आगे आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सीधा सा मीनिंग है कि डिस्प्लेस कर देता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। कैसे, इसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक ही बार हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट में हो सकता है 2 बार हो। देखिए हम कैसे होगा। अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कौन करेगा, मोर रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड सॉल्यूशन, कंपाउंड और सॉल्यूशन। ठीक है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में अगर जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हमने, है ना, इसका एग्जांपल पहले भी देख चुके हैं हम। अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है ना, उसमें आयरन हमने डाल दिया, फेरस डाल दिया है। ठीक है, क्या होगा, फेरस सल्फेट अलग हो गया, कॉपर क्या बनेगा, यहाँ पे फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। क्या किया यहाँ पे, आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया है। आयरन ने
कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और फेरस सल्फेट बना लिया है ना। कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन गया है, फेरस सल्फेट। मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से। ओके, इस सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक बार ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब आयरन तो अकेला ही था, उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और फिर फेरस सल्फेट बना लिया। अब हम आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं। आयंस एक्सचेंज होते हैं कैसे, एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक्स प्लेस टू गिव न्यू प्रोडक्ट। सिल्वर नाइट्रेट लिया हमने, है ना, नाइट्रेट, इसमें नाइट्रेट आयन रहता है और इसमें क्लोरीन आयन रहता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो क्या होगा, इसमें ये आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का Cl आयन है, क्लोरीन आयन है, वो कहां चला जाएगा, सिल्वर के पास, ऐसे सिल्वर के पास आ जाएगा, और जो नाइट्रेट आयन है वो हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और यहाँ पे नाइट्रिक एसिड बन जाएगा HNO3। ओके, हो क्या रहा है, यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, है ना। सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्लोरीन यहाँ पे आया, नाइट्रेट आयन था वो हाइड्रोजन के पास चला गया, तो इसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद हम आते हैं एक्सोथर्मिक। ये भी एक केमिकल रिएक्शन का टाइप है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। इन दोनों में क्या होता है कि एक जगह हीट की जरूरत लगती है, किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हीट की जरूरत लगती है, और हो सकता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो। ओके, तो हम देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है जब मीथेन CH4 को हम ऑक्सीजन प्रेजेंस में, मतलब क्या कर रहे हैं, जला रहे, बर्न कर रहे हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, प्लस हीट जनरेट होती है ना। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इज इवॉल्व्ड। एक्सोथर्मिक का सीधा सा मीनिंग है हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। मतलब उस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, हीट का इवोल्यूशन होगा, हीट इवॉल्व होगी, मतलब हमको एनर्जी मिलेगी उससे। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमने देखी है क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। तो वो मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। उसके बाद आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, हीट इज रिक्वायर्ड। किसी केमिकल रिएक्शन में अगर हीट की जरूरत, हमको हीट देने की जरूरत पड़ रही है, तो वो क्या हो गई, एंडोथर्मिक, है ना। हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये केमिकल रिएक्शन से आपको पता ही होगा क्या होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये कहां पे होता है, प्लांट्स में होता है ना। ये ग्लूकोज बनता है यहाँ पे। तो किसी केमिकल रिएक्शन में अगर सनलाइट की या हीट की जरूरत पड़ रही है, तो उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। मतलब किसी भी केमिकल सब्सटेंस को तोड़ने वाली रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, वो सारी क्या होंगी, मतलब मैक्सिमम वो क्या होंगी, एंडोथर्मिक की होगी, मतलब उनको हीट देना पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट हम आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन पे। रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ताकि रेडॉक्स अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, ऑक्सीडेशन क्या होता है, सिंपल सी अगर बात करें तो जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो उस रिएक्शन को बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। जब हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, सिंपल सी टर्म्स में अगर बोले तो ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा तो रिडक्शन। सेम अगर हाइड्रोजन वहां से हट रहा हो, है ना, रिमूव कर रहे हैं हाइड्रोजन को, तो भी ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो भी रिडक्शन होता है। मतलब या तो ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, या हाइड्रोजन को हटाते हैं, है ना। अगर ऑक्सीडेशन को देखना है तो ऑक्सीजन को ऐड कर दो या हाइड्रोजन को हटा दो, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन हट जाए, तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और रेडॉक्स क्या होता है, जब ये दोनों प्रोसेस साथ में होती है ना। कैसे,
सबसे पहले रेडॉक्स ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लूज भी अगर हो रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन्स अगर जुड़ रहे हैं तो रिडक्शन। सिंपल सी टर्म्स में देख लेते हैं, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो रिडक्शन। ऑक्सीजन ऐड हो रही है मतलब हाइड्रोजन को अगर रिमूव करेंगे, तो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो रिडक्शन। डेफिनेशन देख लो इनकी, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा, किसकी, केमिकल की या फिर उसके एटम्स की, ठीक है, इज रेफर्ड टू एज ऑक्सीडेशन। ये डेफिनेशन है। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, ऑक्सीडेशन। द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लॉस हो रहा था इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ केमिकल और इट्स एटम्स इज रेफर्ड टू एज रिडक्शन। मतलब अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहे हैं, तो उसको रिडक्शन बोल देंगे। कैसे, नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन का ऐड होना क्या हो गया, रिडक्शन। ओके, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, कम हो रही है। अब क्या होता है, रिडॉक्स क्या होता है, जब ये दोनों चीजें, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना है ना, और हाइड्रोजन का जुड़ना, दोनों साथ में हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो क्या हो रहा है, रिडॉक्स। ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन, ये जब साथ में होते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रेडॉक्स, है ना। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से क्या मिलकर बना है, रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड है, पीबी है ना, इसमें क्या हो रहा है, सॉलिड, इसमें इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करवा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पीबी लेड अलग हो रहा है और ऑक्सीजन कहां पे जाके जुड़ रहा है, हाइड्रोजन में, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन इसकी बढ़ रही है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों क्या हो रहे हैं, साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। एक और बार इसकी डेफिनेशन देख रखी है कि सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स और गेन्स ऑक्सीजन। सिंपल टर्म्स में देखें तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन लूज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं। उसके बाद रिडक्शन आता है, तो रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है, मतलब ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऐड होंगे। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं या हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या होता है, जब रेडॉक्स रिएक्शन होती है या फिर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है तो वहां पे कुछ एजेंट्स काम करते हैं, जैसे कि जिस केमिकल सब्सटेंस में से ऑक्सीजन निकलकर किसी दूसरे, इसका कि ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें जुड़ता है, तो जिससे निकल कर गया है उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेज अनदर सब्सटेंस एंड गेट्स सेल्फ रिड्यूस्ड। अगर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन हट के जा रहा है, मतलब वो तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है उसका, और जिसमें जाके जुड़ रहा है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे कि जिस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन निकल कर जा रहा है, हाइड्रोजन निकल कर जा रहा है मतलब जिसमें जाके मिल रहा है उसका तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन खुद का क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, खुद का ऑक्सीडेशन हो गया। ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट आता है आपका, ये जब केमिकल रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है, तो ऑक्सीडेशन के कारण ये चीजें होती है, करोजन और क्या होता है, रेंसिडिटी। अभी करोजन और रेंसिडिटी क्या होता है, ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल यूजुअली अ मेटल बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल्स इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। कि किसी मेटल का क्षरण होना, मतलब मेटल क्वालिटी कम होती, जब जंग लगती है, रस्टिंग होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन हम बोल सकते हैं, कॉपर में भी होता है ना, आयरन के अलावा, तो उसका क्या होता है, डिटेरियोरेशन होता है। डिटेरियोरेशन किसके थ्रू होता है, या तो मॉइस्चर के थ्रू होता है
एयर के थ्रू होता है या फिर केमिकल्स। सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जो केमिकल्स या मॉइस्चर या एयर, उसके कारण उसका क्या होता है, क्षरण होता है, डिटेरियोरेशन होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, रस्टिंग। रस्टिंग किसकी, आयरन की। जब लोहे में जंग लगती है ना, तो उस पर एक लेयर फॉर्म हो जाती है। कैसे, जो लोहा रहता है, आयरन रहता है, वो एयर की ऑक्सीजन, एयर में जो ऑक्सीजन है और मॉइस्चर है, एनवायरमेंट में जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन है, उनसे रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एक लेयर बन जाती है उनके ऊपर, है ना। इसको रस्ट बोलते हैं। Fe2O3 इंटू XH2, मतलब कितना मॉइस्चर मतलब वाटर, मतलब कितना भी पानी उसमें ऐड हो जाता है और एक रस्ट की लेयर बन जाती है ना। तो उसी को बोलते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको हम बोल सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। उसके बाद रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, ये भी एक तरह से ऑक्सीडेशन है। कैसा, वो फूड जिसमें कि ऑयल या फैट हो, है ना, उसको अगर लंबे टाइम तक हम एक जगह स्टोर करके रखेंगे, है ना, तो उसका क्या, एनवायरमेंट की ऑक्सीजन से क्या होगा, हो जाएगा, एनवायरमेंट की ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन ये है, और उसमें से गंध आने लग जाएगी, है ना, स्मेल आएगी, ऑर्डर आएगा। इट रेफर्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड दैट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट गिव्स फॉल स्मेल, मतलब गंध आती है, एंड बैड टेस्ट टू फूड। अब इससे क्या होता है कि जो फूड में ऑयल या फैट रहता है ना, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ना, ज्यादा टाइम तक रखते हैं तो उसमें से बदबू आने लग जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे उपाय दे रखे हैं उसके। यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स, जो कंटेनर्स हो वो एयर टाइट हो ताकि उसमें ऑक्सीजन न जा पाए। पैकेजिंग विथ नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन के साथ पैक करके रखेंगे फूड आइटम को तो वो क्या नहीं होगा, रेंसिड नहीं होगा, उसमें रेंसिडिटी नहीं होगी। रेफ्रिजरेशन, अगर फ्रीज में रख देंगे तो भी लंबे टाइम तक रख सकते हैं। और एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स ये केमिकल्स होते हैं, इनको मिलाकर भी आप जो भी कुछ पैकेज्ड आइटम खाते हो उनमें प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं, तो इनको मिलाकर भी उनको क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि वो लंबे टाइम तक अच्छे रहे, मतलब खराब ना हो। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा एक ही टॉपिक बचा हुआ है, केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करें, है ना। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस क्या होती है और केमिकल इक्वेशंस को कैसे हम बैलेंस करेंगे, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिया है पूरा टॉपिक, सिर्फ हमारा एक ही टॉपिक बचा है। उसके साथ हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको यहाँ पे दूंगा, ओके, उनको भी रिवीजन में आपको यूटिलाइज करना है। थैंक यू।